हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में 10 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा पार्ट 1 है। दोस्तों, इस वीडियो में आइटम एंड फ्रेजेस हम बताएंगे, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रामर पोर्शन होता है, इसलिए आपको ये ध्यान से समझना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% का टारगेट हमारा है, तो हम ये अचीव करवा कर ही दिखाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आइटम एंड फ्रेजेस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एट होम इन, इसका मतलब होता है अपना सा महसूस करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इतना दिया जाएगा, एट होम इन बताएगा। इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक टिक करना होता है। ठीक, तो इसका हम अर्थ आपको समझा देंगे, इसका वाक्य प्रयोग बता देंगे, फिर आपको अपने आप से उसमें करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन। 10वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन आपको देखकर ही जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एट होम इन, इसका मतलब होता है अपना सा महसूस करना, मतलब अपना महसूस करना। ठीक है, इसकी हम वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, जैसे आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम। आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम, इसका मतलब होता है मैं अपने मित्र के घर में अपना सा महसूस करता हूँ, मतलब अपना महसूस करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, मतलब प्रत्येक। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, यानी कि हर कोई, जैसे कहते नहीं हर कोई या प्रत्येक, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, तो वाक्य प्रयोग में हम लोग लिखते हैं, जैसे लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस वाक्य में ये जो दिया गया है सेंटेंस आइटम एंड फ्रेजेस, इसका इस सेंटेंस में प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें एट होम इन, मतलब आई फील एट होम इन, वही देखो प्रयोग हुआ है, एट होम इन है। इसी प्रकार से इसमें ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर कोई, इसमें प्रयोग किया गया है लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। दोस्तों, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इनको। एक बार अगर आप लोग समझ लेते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ही टिक करना होता है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। जैसे ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, यानी कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, हर कोई। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद में इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री। लॉ मतलब कानून, इज एप्लीकेबल मतलब लागू होता है, टू ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर कोई या हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो कानून हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इस पर इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज मतलब सुख में होना। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है सुख में होना। ठीक है, तो अब इसका सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब बेड ऑफ रोजेज का प्रयोग होना चाहिए सेंटेंस में, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। जैसे कि ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है सुख में होना। ठीक है, इसी प्रकार हमने सेंटेंस लिखा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब जीवन बेड ऑफ रोजेज मतलब सुखमय नहीं है। ठीक है, तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है जीवन सुखमय नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है क्षणिक खुशी। ठीक है, क्षणिक खुशी मतलब कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए खुशी। ए फूल्स पैराडाइज। ठीक, इसका अर्थ आपको जरूर याद रखना है ताकि आपको वाक्य या सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तब आप अर्थ निकाल पाएं। ठीक है, जब तक ये नहीं याद होगा तब तक आप ये अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है क्षणिक खुशी। इसके लिए वाक्य प्रयोग होता है डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज बट फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस। यहाँ पर आपको बताया गया है कि डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज। देखिए वही प्रयोग हो गया अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्षणिक खुशी के पीछे मत भागिए, ये कहने का तात्पर्य है। डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब कुछ क्षण की खुशी के लिए या कुछ क्षण की खुशी के पीछे मत भागिए। ठीक, बट माने लेकिन, फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस मतलब आंतरिक खुशी के लिए भागिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्षणिक खुशी के पीछे मत भागो, बट फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस लेकिन आंतरिक खुशी के पीछे भागो। ठीक है, क्षणिक खुशी के पीछे नहीं भागना, हमको तो लॉन्ग टाइम के लिए खुशी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग एक दिन के लिए तो पढ़ नहीं रहे, आपको जिंदगी भर इससे फायदा मिलना चाहिए, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है झूठा बहाना, जैसे अ लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना। ठीक है, इसका सेंटेंस होता है यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज टू अवॉइड वर्क। यू शुड नॉट, इसका मतलब होता है यू शुड नॉट मतलब आपको, शुड मतलब चाहिए, नहीं चाहिए, मेक अ लेम एक्सक्यूज मतलब आपको झूठा बहाना बनाना नहीं चाहिए, टू अवॉइड वर्क मतलब काम को अवॉइड करने के लिए या फिर काम से भागने के लिए। तो आपको झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए अपने कार्य से भागने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको जहां समझ में ना आए वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको समझ में नहीं आया, हम उसको हिंदी में लिख करके आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है लीप्स एंड बाउंड। तीव्रता से, इसका मतलब होता है तीव्रता से। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तीव्रता से, बहुत अधिक तीव्रता से। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा है कि आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है आवर कंट्री मतलब हमारा देश, इज मेकिंग प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तीव्रता से, यानी कि हमारा देश तीव्रता से प्रोग्रेस या तीव्रता से उन्नति कर रहा है। ठीक है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तीव्रता से, तो उसको हमने इसमें प्रयोग कर लिया। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है सामान्यतया, जैसे कहते नहीं सामान्यतया वो यहाँ आया करता था, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन 7 हमारा है कि बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है सामान्यतया। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि ही इज अ वेजिटेरियन बाय एंड लार्ज मतलब वह सामान्यतया वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी है, वह सामान्यतया शाकाहारी है। बाय लीप्स एंड लार्ज का मतलब सामान्यतया। ठीक है, आपको हिंदी मीनिंग जरूर याद रखनी है ताकि आपको अर्थ निकालने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा दिया गया है कि बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, यानी कहते नहीं है कि किसी के कारण, वही होता है के कारण मतलब कारण किसी के होना चाहिए, तो वही है कि बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। ठीक, इसके सेंटेंस हम लिखेंगे ही पास्ड द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हिज
हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे इसमें दिया गया है ही पास्ड द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में पास हो गया। बाय डेंट ऑफ, यानी कि ये वाला प्रयोग हो गया बाय डेंट ऑफ, के कारण, बाय डेंट ऑफ मतलब के कारण, हिज हार्ड वर्क मतलब अपने कठिन परिश्रम के कारण वह पास हो गया। ही पास्ड द एग्जाम बाय डेंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, मतलब कि वह एग्जाम पास हो गया अपने हार्ड वर्क की वजह से। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, कस्टल इन द एयर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी आपको इम्पॉर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, कस्टल इन द एयर का मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना। ठीक, कस्टल इन द एयर मतलब ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, इसका आंसर हम लिखेंगे कि वन हु बिल्ड्स कस्टल इन द एयर डज नॉट गेट सक्सेस, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है वन हु बिल्ड्स कस्टल इन द एयर। ठीक है, वन हु बिल्ड्स कस्टल इन द एयर डज नॉट गेट सक्सेस, मतलब कि जो व्यक्ति, वन हु जो व्यक्ति बिल्ड्स बनाता है या पकाता है, कस्टल इन द एयर ख्याली पुलाव, डज नॉट गेट सक्सेस, सक्सेस नहीं हो सकता। यहाँ पर टोटल कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति ख्याली पुलाव बनाता है या पकाता है वह सक्सेस नहीं हो सकता, तो डज नॉट गेट सक्सेस। ओके, उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट VVI इस प्रकार से आपको लगा लेना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, चाइल्ड्स प्ले मतलब कि होता है बच्चों का खेल। आप लोग समझेंगे चाइल्ड्स मतलब बच्चे, प्ले मतलब खेल, तो बच्चों का खेल, लेकिन यहाँ पर आसान काम, इसका मतलब होता है बच्चों का खेल मतलब आसान काम, चाइल्ड्स प्ले आसान काम। ठीक, इसमें हम लिखेंगे कि कुकिंग इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कुकिंग मतलब खाना बनाना इज अ चाइल्ड्स प्ले बच्चों का काम या आसान काम, फॉर माई मदर मेरी माता के लिए खाना बनाना एक बच्चों का खेल है या फिर आसान काम है। तो हम दोनों प्रकार से समझ सकते हैं, बच्चों का खेल कहें या फिर आसान काम कहें। ठीक है, तो कुकिंग इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर मतलब खाना बनाना मेरी माता के लिए एक आसान काम है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।